हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास एक बार फिर से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम इसमें मनोविज्ञान के काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी साइकोलॉजी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, या अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, तो वहां भी इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ बीएड हुआ, सीटेट हुआ, टीटी हुआ, यहाँ सब भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, या जिसे हिंदी में कहें तो मनोवैज्ञानिक संदर्श या मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, या आप इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के नाम से भी जान सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से संदर्श हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और फिर हम उनको आगे एक एक करके कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा संदर्श है वह है जैविक संदर्श। दूसरा आपका है व्यवहारपरक संदर्श, या जिसे हम बिहेवियरल पर्सपेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। तीसरा हमारा कॉग्निटिव संदर्श, संज्ञानात्मक संदर्श, या जिसे हम इंग्लिश में कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के नाम से जानते हैं। और उसके बाद फोर्थ है हमारा मनोविश्लेषणात्मक, या जिसे साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव, या कहीं कहीं इसको मनोगत्यात्मक, इसको किससे जानते हैं? मनोगत्यात्मक संदर्श, या कह सकते हैं साइकोडायनामिक। साइकोडायनामिक, उसके बाद क्या? पर्सपेक्टिव। तो इसको डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद हम नेक्स्ट पर्सपेक्टिव पे आएंगे, जो कि हमारा है मानवतावादी संदर्श या मानवतावादी दृष्टिकोण, जिसे हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहते हैं या ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव कहते हैं। देन लास्ट हम डिस्कस करेंगे विकास मूलक या इवोल्यूशनरी, मतलब कैसे व्यक्ति का, इसमें क्या बताया गया था, इसमें बताया गया कि व्यक्ति अनुकूलनशील होता है, वह परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करता चला जाता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जैविक संदर्श से। जैविक संदर्श के अनुसार यह बताया गया कि जो व्यक्ति का व्यवहार है, जो व्यक्ति का व्यवहार और उसकी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, उन सब के पीछे जैविक कारकों का हाथ होता है। मतलब उस सब के पीछे जो व्यक्ति की जैविक संरचना है, जो व्यक्ति की शारीरिक संरचना है, उस शारीरिक संरचना के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं, जैसे हमारा ब्रेन हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, हमारे नर्व्स हो गए, न्यूरॉन्स हो गए, हमारा हार्मोन्स हो गया, उसके साथ साथ न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, जीन्स हो गए और क्रोमोसोम्स हो गए। इन सभी से मिलकर हमारा जैविक तंत्र बना है। और यही सारे तंत्र, यही सब तंत्र व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं और व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। यह जैविक संदर्श का मानना था, या जैविक संदर्श के जो समर्थक थे उनका मानना था। तो इसमें अब हम देखते हैं इसको। इसमें बताया गया कि जैविक संदर्श की जो शुरुआत थी वह सबसे पहले देकार्ते और डार्विन के विचारों में मिलती है। देकार्ते और डार्विन ने अपने विचारों में बताया कि व्यक्ति का व्यवहार पूरी तरह से जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा नियंत्रित होता है, और जैविक प्रक्रियाएं जिस तरह से होती हैं उसी तरह से व्यक्ति व्यवहार करता है। जैसा कि यहाँ पर सेकंड पॉइंट में लिखा गया कि मानव का व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए जैविक प्रक्रियाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया। मतलब जो व्यक्ति की जैविक प्रक्रिया है वह व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम व्यक्ति की जैविक प्रक्रियाओं को अगर समझ जाते हैं तो हम व्यक्ति के व्यवहार को भी आसानी से समझ सकते हैं, ऐसा जैविक संदर्श का मानना था। एक बार फिर से देखें, जैविक संदर्श का क्या मानना था
कि अगर हम व्यक्ति की जो जैविक प्रक्रिया है, जो उसकी संरचना है, उसके ब्रेन हुआ, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुआ, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है जैविक प्रक्रिया में कौन कौन सी चीजें आती हैं कि ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके न्यूरॉन्स, उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स, उसके हार्मोन्स, उसके क्रोमोसोम्स और उसके साथ साथ उसका जीन्स, ये सभी मिलकर व्यक्ति के जैविक प्रक्रियाओं का निर्माण करते हैं। और अगर हम इनको समझ जाते हैं, अगर हम व्यक्ति की जो संरचना में महत्वपूर्ण चीजें जो आ रही हैं, अगर हम इनको समझ जाते हैं तो हम व्यक्ति के व्यवहार को आसानी से समझ सकते हैं और हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि व्यक्ति के जैविक संरचना ऐसी है तो यानी यह व्यक्ति इस तरीके का व्यवहार करेगा। अगर व्यक्ति के अंदर डोपामिन सेक्रीट हो रहा है तो यानी इसे आनंद की अनुभूति होगी। इसमें एक एग्जांपल देखें तो जब व्यक्ति बहुत ज्यादा आनंद की महसूस करता है तो उसके पीछे जैविक संदर्भ के अनुसार देखें तो यह मानना है कि व्यक्ति के अंदर उस टाइम डोपामिन एक हार्मोन है वह सेक्रीट हो रहा है, तो जिसकी वजह से वह क्या कर रहा है, आनंद की अनुभूति कर रहा है, उसको आनंद की फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो समझ में आया आप लोग को जैविक संदर्भ में क्या बताया गया। जैविक संदर्भ में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति की शारीरिक संरचना होती है, शारीरिक संरचनाओं में उसका ब्रेन हो गया, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, उसके हार्मोन्स हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, जीन्स हो गया, क्रोमोसोम्स हो गए, ये सभी व्यक्ति की शारीरिक संरचनाओं में आते हैं और इन्हीं का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो यही जो जैविक प्रक्रियाएं हैं वह व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित और नियंत्रित करती हैं। अब हम आते हैं अपने सेकेंड पर्सपेक्टिव पर, जो कि हमारा है बिहेवियरल पर्सपेक्टिव या व्यवहार परक संदर्भ, जिसके प्रमुख समर्थक वाटसन और स्किनर थे। वाटसन और स्किनर का मानना था कि व्यक्ति का व्यवहार पूरी तरह से उसके पर्यावरण और उसके अधिगम पर डिपेंड होता है। अधिगम जिसे हम सीखना के नाम से भी जानते हैं। क्या बताया इन्होंने कि व्यक्ति का व्यवहार किस पर डिपेंड होता है, उसके इन्वायरमेंट पर, उसके पर्यावरण पर और इसके साथ साथ उसके अधिगम पर डिपेंड होता है, उसके सीखने पर डिपेंड होता है कि वह क्या सीख रहा है और किस पर्यावरण में रह रहा है। इसके पहले हमने जैविक संदर्भ पढ़ा था, उसमें क्या बताया गया था कि व्यक्ति का व्यवहार पूरी तरीके से जैविक प्रक्रियाओं पर डिपेंड होता है, यानी जैसी जैविक प्रक्रियाएं रहेंगी, जैसा व्यक्ति का स्ट्रक्चर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वह व्यवहार करेगा। लेकिन यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर इन्होंने जैविक प्रक्रियाओं को नकार दिया और यह बताया जैविक प्रक्रिया मायने नहीं रखती हैं, मायने यह रखता है कि व्यक्ति पैदा होने के बाद किस इन्वायरमेंट में रह रहा है और उस इन्वायरमेंट में रहते हुए वह क्या सीख रहा है, उसी का परिणाम व्यक्ति के व्यवहार के रूप में दिखाई देता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। वाटसन ने व्यक्ति के व्यवहार को उद्दीपक अनुक्रिया मॉडल के रूप में परिभाषित किया। अब उद्दीपक अनुक्रिया मॉडल क्या है, हम इसके बारे में पहले ही 2 क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। वह हमारा है संप्रदाय के अंतर्गत, मनोविज्ञान के संप्रदाय के अंतर्गत, और इसके साथ साथ SOR मॉडल यानी स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पांस मॉडल के अंतर्गत भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो एक बार अगर आपने ना देखा हो तो वहां से एक बार इसको देख लें और यहाँ पर भी हम एक बार ब्रीफ में इसको समझ लेते हैं कि उद्दीपक अनुक्रिया मॉडल क्या है। इसमें वाटसन ने यह बताया कि कोई भी जो मनोवैज्ञानिक घटना हो रही है उसके पीछे केवल उद्दीपक और अनुक्रिया ही कारण होते हैं। इन्होंने बताया जब व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक उपस्थित होता है तो व्यक्ति उसकी प्रतिक्रिया करता है और उसी क्रिया को इन्होंने अनुक्रिया बताया। जैसे व्यक्ति के सामने अगर भोजन आता है तो व्यक्ति क्या करता है, उसको खाता है। व्यक्ति भोजन क्या है, यहाँ पर स्टिमुलस है और उसका उस भोजन को खाना क्या है, वो रेस्पॉन्स है, यानी SR मॉडल बताया इन्होंने। SR स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल दिया और बताया कि जो इन्वायरमेंट में जो भी घटनाएं हो रही हैं, हमारे आसपास में जो भी घटनाएं हो रही हैं वह इन्हीं दोनों पर डिपेंड करती हैं। हमारे सामने उद्दीपक होगा और हम उसके प्रति रिस्पॉन्स करेंगे। मान लीजिए हमारे सामने भालू आ जाए, हमारा रिस्पॉन्स क्या, भालू क्या है, स्टिमुलस है, हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, वहां से भागना। ठीक। और इनका यह मानना था कि जैसा
स्टिमुलस होगा व्यक्ति का रिस्पॉन्स भी वैसा होगा। मतलब इन्होंने एक तरीके से बता दिया था कि व्यक्ति का व्यवहार व्यक्ति के ऊपर न डिपेंड होकर उस स्टिमुलस पर डिपेंड होता है, कि स्टिमुलस जैसा होगा, उद्दीपक जैसा होगा, उसी के अनुसार व्यक्ति व्यवहार करेगा। जैसे अगर भोजन है तो व्यक्ति खाएगा ही, अगर भालू है तो व्यक्ति भागेगा ही, यह इन्होंने बताया। लेकिन जो बाद के मनोवैज्ञानिक आए, जैसा कि हमने स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स मॉडल के अंतर्गत देखा था एसआर मॉडल में, कि उसमें जो बाद के मनोवैज्ञानिक आए जैसे वुडवर्थ ने इसमें बताया कि व्यक्ति का व्यवहार सिर्फ उद्दीपक पे ही डिपेंड नहीं होता कि उद्दीपक आ गया और व्यक्ति व्यवहार कर दिया। उसने कहा उद्दीपक और व्यवहार के बीच में व्यक्ति का चिंतन आता है, व्यक्ति की सांवेगिक स्थिति आती है, व्यक्ति के मोटिवेशन आते हैं, अब प्रेरणा आती है कि व्यक्ति की आंतरिक स्थिति कैसी है। जैसा मैंने एग्जाम्पल में आपको समझाया था कि व्यक्ति उद्दीपक क्या है, मान लीजिए कि भोजन एक उद्दीपक है। अब उद्दीपक आया, वाटसन ने क्या बताया कि उद्दीपक आया तो व्यक्ति का रिस्पांस उस उद्दीपक पर डिपेंड करता है, यानी भोजन आया है तो व्यक्ति खाएगा ही। लेकिन एट ए टाइम अगर आपको पता चलता है कि आपके किसी रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया है या आपके किसी बिलव्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप उस टाइम पे आपकी जो मानसिक स्थिति है वह तुरंत बदल गई। जो भी आपको भूख लगी हुई थी अंदर से वह तुरंत समाप्त हो गई और आप क्या हुआ, आपका जो माइंड डाइवर्ट हो गया और आप दूसरी जगह पे चले गए। ठीक, लेकिन स्टिमुलस अगर वाटसन की बात करें तब तो हमें खाना चाहिए था क्योंकि उद्दीपक के पे ही डिपेंड करता है हमारा व्यवहार। लेकिन वुडवर्थ ने क्या बताया कि व्यक्ति का व्यवहार उसकी मानसिक प्रक्रियाओं पर डिपेंड करता है। उसकी मानसिक प्रक्रियाएं भी इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि व्यक्ति का उस टाइम मानसिक चिंतन कैसा है, वह उसकी सांवेगिक स्थिति कैसी है और उसकी आवश्यकता क्या है। अब मान लीजिए आपको बहुत तेज प्यास लगी हो, बहुत ज्यादा तेज प्यास लगी हो और आपके सामने खाना रखा है। अब खाना स्टिमुलस है, आपको करना पड़ेगा रिस्पांस। अब रिस्पांस क्या है कि आपको खाना खाना है क्योंकि वाटसन ने क्या बताया है कि उद्दीपक पे ही डिपेंड करता है। लेकिन आपको प्यास लगी हो बहुत तेज तो आप क्या खाना खा पाएंगे? तो यहां पर क्या है, हमारी आवश्यकता दूसरी है और हमारे सामने उद्दीपक दूसरा है, तो हम उसके प्रति व्यवहार नहीं करेंगे। समझ में आया? इसीलिए वुडवर्थ ने SOR मॉडल दिया। यहां पर देखिए वुडवर्थ ने उद्दीपक अनुक्रिया की जगह SOR मॉडल उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया मॉडल दिया। यहां पर हम एक पॉइंट और डिस्कस कर लें कि वाटसन ने व्यवहार के लिए, व्यक्ति के व्यवहार के लिए पर्यावरण को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बताया कि उन्होंने ये चैलेंज तक कर दिया, उन्होंने चैलेंज भी कर दिया कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दीजिए। उन्होंने बताया कि पूरी तरीके से व्यक्ति का व्यवहार उसके पर्यावरण पर डिपेंड होता है, जैसा पर्यावरण होगा व्यक्ति वैसा ही बन जाएगा। और उन्होंने चैलेंज कर दिया कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दीजिए, आप उसमें से जो बताएंगे मैं उन बच्चों को बना दूंगा। मैं किसी को चोर बना दूंगा, किसी को साइंटिस्ट बना दूंगा, किसी को डॉक्टर बना दूंगा, किसी को इंजीनियर बना दूंगा। जो भी आप बताएंगे मैं उनको बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि सब कुछ डिपेंड होता है व्यक्ति के एनवायरमेंट पे। तो समझ में आ गया आपको? तो अब हम बात करते हैं अपने 3rd पर्सपेक्टिव और इस वीडियो के लास्ट पर्सपेक्टिव के बारे में, जो कि हमारा है संज्ञानात्मक संदर्भ या कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। तो इसके अंतर्गत यह बताया गया कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वह पूरी तरीके से मानसिक प्रक्रियाओं पर डिपेंड करता है। इससे पहले हमने देखा कि सबसे पहले बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जिसमें बताया गया कि व्यक्ति का व्यवहार जैविक प्रक्रियाओं पर डिपेंड करता है। दूसरा हमने देखा बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, जिसमें बताया गया कि व्यक्ति का व्यवहार इन्वायरमेंट और लर्निंग पे डिपेंड करता है, या मेन कहें तो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। और 3rd जिसमें बताया जा रहा है कि व्यक्ति का व्यवहार मानसिक प्रक्रियाओं पर डिपेंड करता है। मतलब व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है वह उसके मानसिक प्रक्रियाओं का प्रतिबिंब मात्र होता है। अब मानसिक प्रक्रियाएं क्या है? तो हम जो भी हमारी इनर प्रोसेस है, जिसमें हमारा थिंकिंग हो गया, हमारा मोटिवेशन हो गया, हमारी लर्निंग हो गई, हमारा इंटेलिजेंस हो गया,
हमारे इमोशंस हो गए, मतलब हमारे चिंतन, हमारे अधिगम, हमारा बुद्धि, हमारी संवेग, हमारे अभिप्रेरणा, इसके साथ साथ हमारी मेमोरी या स्मृति, ये सभी मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या बताया गया संज्ञानात्मक संदर्भ में कि व्यक्ति का व्यवहार इन मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही निर्धारित होता है। यहां तक समझ में आ गया। अब हम इसमें आगे देखते हैं। पहला पॉइंट जो कि अभी मैंने आपको बताया कि मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर सर्वाधिक बल डाला गया और यह बताया गया कि मानसिक प्रक्रियाएं ही इसके लिए उत्तरदायी होती हैं व्यक्ति के व्यवहार के लिए। दूसरे पॉइंट में यह बताया गया कि संज्ञानात्मक संदर्भ में यह देखा जाता है कि कोई व्यक्ति जो व्यवहार कर रहा है, व्यक्ति अगर कोई व्यवहार कर रहा है तो उसके पहले क्या हुआ था, जो वो व्यवहार कर रहा है उसके पहले क्या हुआ था और उस व्यवहार के बाद क्या हुआ। यानी अगर व्यक्ति को मान लीजिए क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा आने के पहले क्या हुआ था और गुस्सा आने के बाद क्या हुआ, ये तीनों चीजों पर इसके अंतर्गत फोकस किया जाता है। संज्ञानात्मक संदर्भ में इन तीनों चीजों को देखा जाता है। पहला तो व्यक्ति का जो व्यवहार हो रहा है, लेकिन वह व्यवहार हो रहा है उसके पहले क्या हुआ था कि व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर रहा है, और जो व्यवहार उसने किया, मान लीजिए उसने गुस्सा किया, तो उसका परिणाम क्या होगा या उसके बाद क्या हुआ। इन तीनों चीजों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, संज्ञानात्मक संदर्भ के अंतर्गत किया जाता है। और इसमें यह बताया गया कि व्यक्ति का व्यवहार पूरी तरीके से मानसिक प्रक्रियाओं पर डिपेंड होता है। अब इसमें हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं, जिसमें बताया गया कि जो व्यक्ति का व्यवहार है वह केवल उद्दीपक पर ही डिपेंड नहीं होता है कि उद्दीपक आ गया तो व्यक्ति व्यवहार कर देगा। आपको ये थोड़ा सा SOR मॉडल से रिलेटेड लग जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा SOR मॉडल से मिलता जुलता, जिसमें प्राणी को महत्वपूर्ण बताया गया था। तो इसमें भी क्या बताया जा रहा है कि व्यक्ति का व्यवहार केवल उद्दीपक पर डिपेंड नहीं होता है कि उद्दीपक आ गया तो व्यक्ति उसके प्रति व्यवहार करेगा। व्यक्ति का व्यवहार उसकी मानसिक प्रक्रियाओं पर डिपेंड होता है। उद्दीपक आया, उद्दीपक आने पर पहले तो वह उसका प्रत्यक्षीकरण करता है, प्रत्यक्षण करता है। अब प्रत्यक्षण क्या होता है यह हम आगे के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। शॉर्ट में बता देता हूं आपको कि मान लीजिए आप अपने रूम में बैठे हैं और सीढ़ियों से कोई आ रहा है और आपको आवाज सुनाई दे रही है, उसके स्लीपर्स की आवाज सुनाई दे रही है, और उसी से आप पहचान लेते हैं। होता नहीं है कि कोई आ रहा है और उसकी चलने की आहट से ही हमें पता चल जाता है कि ये मम्मी है, ये पापा है या ये भैया है, ये हम उसके चलने से ही पहचान जाते हैं। तो इसी को प्रत्यक्षण कहते हैं। संवेदन यानी उसको सुनना, और फिर प्रत्यक्षण यानी उसको संगठित कर लेना, उस आवाज को संगठित करना और यह समझ जाना कि कौन है, इसी को प्रत्यक्षण कहा जाता है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि व्यक्ति का व्यवहार केवल उद्दीपक पर ही डिपेंड नहीं होता है। उद्दीपक आया, अब व्यक्ति क्या करता है, पहले उस उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण करता है, उसको देखता है, समझता है, फिर क्या करता है, उसको प्रत्यक्षीकरण किया, सोचा कि हाँ कौन आ रहा है, फिर उस उद्दीपक के आने के बाद क्या करता है, वह विचार करता है, सोचता है। पहले तो हो गया प्रत्यक्षीकरण करता है, फिर सोचता है, फिर विश्लेषण करता है, फिर विश्लेषण करने के बाद वह किसी निर्णय पर पहुंचता है, और जब निर्णय पर पहुंच जाता है देन उसके बाद वह कोई अनुक्रिया करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आपका 4 दिन बाद पेपर है या आपका 2 दिन बाद पेपर है और आप बैठ के पढ़ रहे हैं, तब तक आपका फ्रेंड आ गया। अब आपका फ्रेंड क्या है, उद्दीपक है, उसके हाथ में बैडमिंटन है, वो आ गया और आपसे बोल रहा है कि चलो खेलते हैं। अब वो आया, वो जब आपके पास आ रहा था तो आपको पता चल गया कि हाँ वो आ रहा है, या जब उसने आपको बुलाया तो आप समझ गए, ये हो गया आपका प्रत्यक्षण। फिर आप उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहां पर इसको समझ लें। फिर इसमें बताया गया कि मात्र उद्दीपक उपस्थित होने से ही व्यवहार की उत्पत्ति नहीं होती है। जब व्यक्ति के सामने उद्दीपक उपस्थित होता है, मान लीजिए आपका दोस्त उपस्थित हो गया, यहाँ पर उपस्थित हो गया, फिर व्यक्ति उस उद्दीपक को
ठीक ढंग से प्रत्यक्षीकरण करता है। आपने देखा, आप उसकी पैरों की आहट से ही जान गए कि हाँ आपका फ्रेंड है। फिर उसके बाद आप समझ गए, उसे संगठित कर लिए दिमाग में। तो उसके बाद आप सोच रहे हैं, मतलब उसने आपको ऑफर दिया, वो दीपक आ गया और आपको ऑफर दे रहा है कि चलो खेलते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि खेलने जाना चाहिए। फिर आप उसका एनालिसिस करते हैं, उसके ऑफर का एनालिसिस करते हैं कि यार 2 दिन बाद पेपर है और ये खेलने के लिए बोल रहा है, तो क्या चीज ज्यादा जरूरी है। आप उसको विश्लेषण करते हैं, उसके ऑफर का विश्लेषण करते हैं। वो दीपक है और उसका आप विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या चीज सही है। फिर आप एक निर्णय पर पहुंच रहे हैं। वह निर्णय क्या है, वह निर्णय 2 तरह का हो सकता है। पहला कि आप बोल दें कि नहीं मेरा पेपर है और मैं नहीं जा सकता खेलने, या आपने निर्णय लिया अपने मन में। पहले कहाँ निर्णय लेते हैं, आप मन में निर्णय लेते हैं, फिर उसके बाद अंक्रिया करते हैं। फिर उसके बाद आप उसको वर्बल तरीके से, मतलब इशारों में या बोलकर उसको जवाब देते हैं कि नहीं मैं नहीं जा सकता। या आप यह भी कह सकते हैं, आपने सोचा कि यार पेपर तो इजी है, मेरा पहले से ही तैयार है, तो मैं चला जाता हूं खेलने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सोचा, निर्णय ले लिया कि हाँ मुझे खेलने जाना चाहिए। यहाँ पर जैसे आपने विश्लेषण किया कि हाँ पेपर आसान है और मेरा पहले से भी तैयार है और चलते हैं खेल लेते हैं, आपने विश्लेषण कर लिया। फिर आप इस निर्णय पर भी पहुंच गए, आपने निर्णय पर भी पहुंच गए कि हाँ मुझे खेलने जाना है। देन आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हैं कि ठीक है चलो चलते हैं खेलने। तो इसमें क्या बताया गया कि उद्दीपक के उपस्थित होने के बाद तुरंत अंक्रिया नहीं हो रही है। अंक्रिया से पहले कितने स्टेप आ गए। दीपक का प्रत्यक्षण और संगठन हो रहा है, उसको हम समझ रहे हैं कि कौन है। फिर उसके बाद हम उसके बारे में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। फिर हम एक विश्लेषण कर रहे हैं, और उसके बाद हम एक निर्णय पर, मानसिक रूप से एक निर्णय पर पहुंचते हैं। फिर लास्ट में हम उस उद्दीपक के प्रति अंक्रिया करते हैं। तो समझ में आ गए आपको सारी चीजें यहाँ पर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।